15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधित किया राष्ट्र को, आजादी के दिन प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि वो इस बात का भी इशारा होता है कि मुल्क किस रुख में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और आने वाले दिनों में सत्ता की प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है। इसी नजर से अगर इस साल के भाषण को देखें तो उसमें दो बातें बेहद गंभीर और मैं ये कहूंगा कि डराने वाली दिखाई देती है। पहली, प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल जैसा नया राजनीतिक लेबल गढ़ना और यह कहना कि ऐसे लोगों को पहचानना और अलग थलग करना होगा। दूसरी बात यह है कि एक बड़े आधुनिक और संगठित सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स बनाने की उन्होंने बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौजूद हैं और उन्हें पहचान कर अलग थलग करने की जरूरत है। सवाल यह है कि आखिर ये दिमागी नक्सल कौन है? क्या कोई अदालत इसकी परिभाषा तय करेगी? क्या संविधान बताएगा कि कौन दिमागी नक्सल है? क्या कोई स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया होगी या फिर सत्ता के खिलाफ सवाल पूछने वाला पत्रकार, सरकार की आलोचना करने वाला प्रोफेसर, आदिवासियों के हक की बात करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला नागरिक और किसान मजदूरों की बात करने वाला छात्र, सरकार की नीतियों से असहमति रखने वाला आम आदमी भी कल इसी ठप्पे का शिकार हो सकता है। यहीं से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी सुनाई देती है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना को देशद्रोह, अराजकता या किसी हिंसक विचारधारा से जोड़ना बेहद खतरनाक राजनीतिक रास्ता है। पहले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का एक जुमला उछाला, कहा गया, और उसके बाद फिर अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग कहा गया और अब दिमागी नक्सल सामने आ गया। नाम बदलते रहे, लेकिन सवाल एक ही है, क्या सत्ता अपने आलोचकों को, क्रिटिसाइज करने वालों को राजनीतिक भाषा में जवाब देने के बजाय उन्हें एक खतरनाक पहचान देकर समाज से अलग करना चाहती है? और इसी के साथ सिविल डिफेंस फोर्स की बात को भी गंभीरता से समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसे आधुनिक खतरों से निपटने और नागरिकों की तैयारी मजबूत करने वाली एक बड़े वॉलंटियर फोर्स के तौर पर पेश किया है। साफ बात है, आपदा, युद्ध, साइबर हमले या किसी आपातकालीन हालात और मुसीबत में नागरिक सुरक्षा की तैयारी अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि कोई संस्था किस नाम से बनाई जा रही है। सवाल यह भी होता है कि उसकी संरचना क्या होगी, उसके अधिकार क्या होंगे, उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। ऐसे हालात को लेकर इतिहास हमें सावधान करता है। आरएसएस के पूर्व सर संचालक एस.एम. गोलवालकर की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में जर्मनी और हिटलर के दौर की नस्ली नीति का जिस भाषा में जिक्र मिलता है, उसे पढ़ना आज भी बेचैन करता है। गोलवलकर लिखते हैं, कोट, जर्मन नस्ल का गौरव आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश से यहूदी जैसे सेमेटिक नस्ल के लोगों को निकालकर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया। यहाँ नस्ली गौरव अपने चरम रूप में दिखाई दिया। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच बुनियादी और गहरे मतभेद हों, उन्हें एक ही समाज का हिस्सा बनाना कितना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान के लिए इससे सीखने, फायदा उठाने के लिए एक अच्छा सबक है, अनकोट। या कोई इंटरनेट पर गढ़ी हुई लाइन नहीं है, या गोलवालकर की 1930 के दशक के किताब में दर्ज उनके विचार हैं, जिसकी चर्चा इतिहासकारों और अलग अलग तरह के राजनीतिक अध्ययनों में होती रही है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि जिस सिविल डिफेंस फोर्स का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उसे सीधे हिटलर की ऐसे या हिटलर युद्ध कहना सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने इसे नागरिक सुरक्षा और आधुनिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए वॉलंटियर नेटवर्क के तौर पर बनाया है, मतलब बनाने की बात कही है।
लेकिन लोकतंत्र में सरकार की नीयत पर सवाल उठाना अपराध नहीं है। जब सत्ता लगातार विरोध की आवाजों को अलग अलग नामों से, गलत नामों से एड्रेस करे और उसी लय से बड़े पैमाने पर संगठित नागरिक बल खड़ा करने की बात करे, तो जनता को यह पूछना बिल्कुल जायज है कि उसकी सीमाएं क्या होंगी और इसके इस्तेमाल पर निगरानी कौन रखेगा। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता। उसका खात्मा अक्सर छोटे छोटे सामान्य आम सा दिखने वाले कदमों से शुरू होती है। पहले असहमति को देश विरोधी कहा जाता है, फिर आलोचक को विरोध करने वाले, आवाज बुलंद करने वालों को खतरनाक बताया जाता है, फिर समाज को हम और वे में बांटा जाता है। आखिर में राज्य के बाहर मौजूद संगठित सामाजिक ताकतों को भी राजनीतिक नियंत्रण का औजार बनाया जा सकता है। इसलिए आज सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सवाल सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, सवाल सिर्फ वामपंथियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं का नहीं है। सवाल हर उस नागरिक का है जो संविधान में बराबरी, आजादी, इंसाफ और अभिव्यक्ति की गारंटी को सच मानता है, अपना मौलिक अधिकार मानता है। छात्रों को समझना होगा कि सवाल पूछना दिमागी नक्सलवाद नहीं है। पत्रकारों को समझना होगा कि सत्ता से सवाल करना देश विरोधी नहीं है। मजदूरों और किसानों को समझना होगा कि अपने अधिकारों की लड़ाई किसी राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और संख्यकों को यह समझना होगा कि नागरिक अधिकार किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, संविधान का वादा है। और नौजवानों को यह समझना होगा कि राष्ट्रभक्ति का मतलब सत्ता की हर बात पर ताली बजाना नहीं होता। असली राष्ट्रभक्ति उस संविधान की हिफाजत करना है जिसके नाम पर यह गणतंत्र खड़ा है। इसलिए आज जरूरत डरने की नहीं, जागने की है, सवाल पूछने की है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की है। इंडिपेंडेंट मीडिया, यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम लोकतांत्रिक आवाजों के हक में खड़े होने की है। क्योंकि किसी भी मुल्क की असली ताकत उसकी बंदूकें नहीं, उसके जागरूक नागरिक होते हैं। और अगर कोई सत्ता नागरिकों से कहे कि दिमागी नक्सलों को पहचानो और अलग थलग करो, तो ऐसे में सवाल उठता है, देश में 50 सालों से मौजूद नक्सलवाद को लेकर आज तक खुफिया विभाग ने कभी यह खुलासा या रिपोर्ट दिमागी नक्सलियों को लेकर सरकार को नहीं सौंपी। तो सरकार ये बताए कि ये नक्सल कौन है, दिमागी नक्सल, फिर यह तय करने का हक आपको किसने दिया। ये सवाल लोकतंत्र के वजूद से जुड़ा है। ये सवाल यकीनन सत्ता से है, मुल्क से नहीं। ये ध्यान रहे कि असहमति लोकतंत्र की दुश्मन नहीं, उसकी बुनियाद है। धन्यवाद।